नमस्कार, अभिवादन। आज हमारे बीच देश के प्रख्यात नाटककार, कवि, आलोचक डॉक्टर अर्जुन देव चारण है और मैं जन सरोकार मंच टोंक की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका इस मंच पे स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले एक लेखक के रूप में लेखक के निर्माण पर बात करते हैं कि एक लेखक कैसे बनता है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप जब गांव में थे और शिक्षा ले रहे थे, उस समय आपके परिवार में लिखने पढ़ने का माहौल था, लेकिन एक बालक अर्जुन देव चारण के मन में किस प्रकार का आकर्षण लेखन को लेकर रहा, उनके परिवार और साहित्य को लेकर रहा, शिक्षक जो थे उस समय के, वो किस प्रकार आपको एक साहित्यकार के रूप में या साहित्य की धारा की ओर जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे? अपने बचपन के कुछ संस्मरणों को साझा करें सर। कई माध्यम राजस्थानी रहेगी, हिंदी रहेगी? हिंदी माध्यम में सर, ताकि बात दूर तक पहुंचे। लंबे हमारे दर्शक जो है राजस्थानी भी है, हिंदी भी है। अच्छा अच्छा। जी। असल में मेरी पढ़ाई जो है वो गांव में नहीं हुई, मैं शहर में ही पढ़ा और शुरू से ही शहर में ही रहा, क्योंकि माता पिता शहर में रहते थे और यहीं पढ़ाई की। और मेरे पिता क्योंकि राजस्थानी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जयवरदान जी चारण, तो कहने को कह सकता हूँ कि एक माहौल था साहित्य का जो मैं अपने घर में देखता था। और संवेदना के स्तर पर कुछ भिन्न होता है रचनाकार, मेरा ऐसा मानना है। उसका कोई जन्मजात लक्षण या ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे दो भाई जो थे वो, उनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए कोई ये कह दे कि नहीं ये एक पैतृक गुण होता है या ये तो डीएनए में रहता है, ऐसा होता तो फिर उनके भी वैसा ही होता। या नीरज का भी जो ब्रदर है वो भी रचनाकार हो जाता अगर वैसा कुछ होता। तो संवेदना के स्तर पर एक रचनाकार की संवेदना या एक रचनाकार संवेदना के स्तर पर अधिक सक्रिय होता है, मेरा ऐसा मानना है, या कि सघन संवेदनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए वो चीज़ों के उस अतिरिक्त कोण को देख लेता है जो अन्यथा साधारणतया मनुष्य देखने से चूक जाता है, और इसी वजह से वो रचनाकार की श्रेणी में माना जाता है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी कक्षा रही थी जब आप साहित्य के प्रति आकर्षित हुए और आपने ये जाना कि आपके पिता एक राजस्थानी के प्रतिष्ठित कवि हैं? ये मैं लगभग 8-10 साल का था, तब मैं ये जानने लग गया था कि मेरे पिता बहुत बड़े कवि हैं राजस्थानी के, और राजस्थानी के बड़े बड़े जो रचनाकार थे तत्कालीन, उनका भी घर में आना जाना होता रहता था। और जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब मेरे पिता उस समय आसाम की यात्रा पर थे, कवि सम्मेलन में गए हुए थे, और वो उन दिनों लगभग 1 महीने तक पूर्वोत्तर भारत में ही वहाँ अपनी कविताओं के माध्यम से
वो कार्य कर रहे थे जो किसी भी रचनाकार को उस समय करना चाहिए। और मेरा भी, मेरी जो स्मृति में पहला कविता फूटने का की जो याद है वो उसी समय की है कि जब चीन का युद्ध हुआ था और मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे स्कूल का एक मित्र था, मेरी उम्र का रहा होगा। तो ये उसी समय की बात है कि मैं एक तरह से चीन के विरुद्ध, जिसे आक्रोश कहते हैं, एक बाल मन का आक्रोश, एक राष्ट्र के प्रेम को लेकर, वो कविताओं के माध्यम से, जिसकी मुझे स्मृति है कि हाँ, उन दिनों मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात जानना चाहेंगे यहाँ कि आपके जो पिता है मंचीय कवि रहे, छंदबद्ध रचनाएं अधिक लिखते थे, तो आपकी जो पहली रचना थी वो छंद में थी या छंद मुक्त कविता थी? नहीं, मैंने छंद में बहुत कविताएं लिखी। जी शुरू में जो कविताएं लिखी वो बहुत छंद में लिखी और सैकड़ों की संख्या में लिखी। जी। तो वो लेकिन बाद प्रकाश में, में जी, है, वो जो कविताएं छंद में आपने लिखी वो पुस्तकाकार के रूप में सामने नहीं आ सकी, और हाँ, बाद में इसके साथ ही एक समानांतर सवाल ये जुड़ता है कि छंद में आप लिखते लिखते मुक्त छंद की तरफ कैसे आए, और साथ ही साथ में राजस्थानी कविता जो छंद से मुक्त छंद में आती है और नई कविता की एक वानगी होती है, उसमें भी आप सशक्त कवि रहे, और कविता को आधुनिक और नई बनाने में भी आपकी भूमिका रही, इस पर भी प्रकाश डालें। असल में छंद में लिखना वैसा नहीं था जैसा कि पारंपरिक रूप से राजस्थानी छंद परंपरा में लोग कविता लिख रहे थे। तो वैसी कविता मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज़ादी के बाद के जो कवि थे वो कोई नहीं लिख रहे थे। ठीक है, उनके यहाँ जी गेयता है, तुकबंदी है, लेकिन जो राजस्थानी छंद परंपरा है, जो बहुत अनूठी परंपरा है, वो उसको तोड़कर ही लिख रहे थे। वो अपने नए छंद बना रहे थे। चाहे हम शुरू के उस्ताद को देखें या सत्यप्रकाश जोशी को देखें या मेरे पिता रेवतदान जी को देखें, नारायण सिंह जी को देखें, चंद्र सिंह जी को देखें, वो नए नए छंद बना रहे थे और अपने समय को उसमें अभिव्यक्त कर रहे थे। क्योंकि प्राचीन जो छंद परंपरा थी वो थोड़ी जटिल परंपरा है, उसमें बहुत मात्रा का और वर्णों का ध्यान रखना पड़ता है। और अब जो समाज था वो भाषा के स्तर पे सरलता की ओर अग्रसर हो चुका था। तो उस भाषा की सरलता को बनाने में उन लोगों ने बहुत योगदान दिया। आज जिस राजस्थानी भाषा की हम चर्चा करते हैं, असल में उसे बनाने में इन 6 कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसे आज हम राजस्थानी कविता का चेहरा कहते हैं, वो उन्हीं के द्वारा निर्मित हुआ है। जैसे गद्य में हम विजयदान देथा को मानते हैं कि उन्होंने गद्य का चेहरा बनाया, उसी तरह से राजस्थानी कविता का, आधुनिक राजस्थानी कविता का चेहरा उन 6 जो कवि थे, जो हमारे बहुत बड़े कवि हैं राजस्थानी आधुनिक कविता के। तो उसी तरह से मैं भी पारंपरिक छंद को काम में नहीं ले रहा था। ऐसा नहीं कि मैं कोई वेलियो छंद में लिख रहा था या रेणुका छंद में लिख रहा था। ठीक है, वो सारे छंद जानता था, पढ़ता था, लेकिन उसमें कविता नहीं करता था। कुछ कुछ अगर कभी सिर्फ हाथ आजमाने के लिए जिसे कहें, वो छंद में कर ली, ताकि ये ना हो कि नहीं मुझे छंद आता नहीं है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि हर कवि को छंद समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप छंद नहीं समझोगे आप काव्य के मर्म को नहीं समझ पाओगे। लेकिन नए छंद जो सहज संप्रेषणीय हो, क्योंकि अगर पुराने छंद को अगर हम देखें, जैसे इसका अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ सूर्यमल भीषण। उन्होंने जो वंश भास्कर लिखा उसका जो छंद स्वरूप है, और उन्होंने जो वीर सतसई लिखी उसका जो छंद स्वरूप है, उसमें बहुत अंतर है। अगर हम वंश भास्कर देखेंगे तो दुआ सैन उद्दक गण खग्ग सुमक गण भग्ग तुरक गण, अब आपको लगेगा रुकिए रुकिए, एक एक नाद सौंदर्य तो निर्मित होता है, लेकिन
कहा क्या जा रहा है ये तत्काल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक समाज ऐसा रहा जो उस भाषा से परिचित था, जैसा हर भाषा के साथ हुआ है। तो जब वीर सत्संग में वही आता है, इला न देनी आपनी हालरियो उलराय, तो आपको पता लगता है कि हाँ, भाषा सहज होके समाज के साथ अपना कदम ताल मिला रही है। तो उसी तरह से जो काम सूर्यमल मिश्र ने, कृपाराम खिड़िया ने, रामनाथ कविया ने, बाबजी चतुर सिंह जी ने जो किया, इन दोहों के माध्यम से, सोरठों के माध्यम से, उसी भाषा को उन राजस्थानी के, आधुनिक राजस्थानी के कवियों ने अपनाया और उसी में समाज तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे। और मैंने भी उसी तरह से कविता को प्रारंभ में लिखना शुरू किया। जी, इसके साथ ही हम भाषा पर भी बात करेंगे। मेरे साथ में द्विविधा मित्रों यह भी है कि डॉक्टर अर्जुन देव चारण जो है विविध विधाओं में लिखने वाले और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। इनसे बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ इस मंच का एक समय है, उस समय में मैं चाहूंगा कि आपके सभी पक्षों पर बात हो। ये जो भाषा की बात हम कर रहे थे उससे बाद में करेंगे, उससे पहले एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि आप कविता की बात करते हैं, छंदबद्ध कविताएं आपने खूब लिखी, और लेकिन आप जो राजस्थानी साहित्य में पहचाने गए नाटककार के रूप में, आपने शिक्षण में एक शोध कार्य किया, वो भी लोक नाट्यों पे था। तो ये जो कविता से नाटक की तरफ आपका रुझान हुआ और नाटक की पहचान आपकी बनी, और साथ में आपने मित्रों के साथ संपादन कार्य भी किया। एक उस समय ये कह सकते हैं कि आपने आधुनिक होते राजस्थानी में एक बहुत बड़ी भूमिका सहायक संपादक के रूप में, मित्रों के कार्य के रूप में, दिशा निर्देशन के रूप में भी की। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ आदरणीय पारस अरोड़ा जी के बारे में भी जानना चाहूँगा। आपका पत्रिका से, अपहरण से बहुत जुड़ाव रहा और जोधपुर से राजस्थानी को लेकर खूब मूवमेंट चला। तो उस मूवमेंट में आप कवि से किस प्रकार नाटककार के रूप में शिफ्ट होते हैं, आपकी पहचान नाटककार के रूप में बनती है, आप लोक नाट्य पे करते हैं। और जो दो नाटक आजरा, उस समय मैं स्मरण कर पाता हूँ, पत्रिका हेलो में छपे थे शायद, दो नाटक आजरा, उनका एक विशेषांक छपा था और उसके बाद वो मंचित भी हुए। तो उस यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डालें। असल में कविताएं लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया था, और जो जिसे हम मुक्त छंद कहते हैं जी, उस तरह की कविताएं, उसकी स्मृति मेरे पास 74 की है कि 74 में वैसी कविताएं मेरी छपनी प्रारंभ हो गई थी। बिल्कुल। और मैं एमए कर रहा था, तो उन्हीं दिनों मैं नाटक में अभिनेता के रूप में जुड़ा, और एक अभिनेता के रूप में 3-4 साल काम करके किसी चर्चा के दरमियान ये कहीं संवाद कानों में पड़ा कि राजस्थानी में नाटक है कहाँ, और वो शायद कहीं बात अखर गई और ये तय किया कि नहीं, राजस्थानी में नाटक लिखना चाहिए। और उसी का प्रतिफलन रहा वो दो नाटक, संकरियो और गवाड़ी, और जो दोनों खेले भी गए और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसकी किताब रूप भी धरती प्रकाशन ने उसको छापा, और संयोग से उसको, उस समय राजस्थानी एकेडमी तो थी नहीं, लेकिन साहित्य एकेडमी उदयपुर का एक हिस्सा था, राजस्थानी अकादमी संघ था राजस्थानी से, हाँ, संगम। तो उसमें उस पुस्तक को गद्य का पुरस्कार मिला। तो एक हौसला बढ़ा कि नहीं, जो काम हम कर रहे हैं वो शायद सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो हुआ ये कि उसी दरमियान फिर थोड़े दिनों बाद कविता की एक और नाटक की एक और किताब आ गई, क्योंकि फिर नाटक में बहुत तेज गति से लिखने भी लगा, और एज ए डायरेक्टर
फिर मैंने अभिनेता के रूप में काम करना बंद कर दिया। फिर मैं लिखता था और स्वयं निर्देशित करता था। और उसी प्रक्रिया में अपना एक दल हमने बनाया मित्रों के साथ। और फिर ये निर्णय दल ने ले लिया कि नहीं, हम सिर्फ राजस्थानी में नाटक खेलेंगे। ये बड़ा मुश्किल निर्णय था। और मुझे याद है जब मैंने ये तय किया कि नहीं, अब हम हिंदी नाटक नहीं खेलेंगे, उसमें कोई किसी भाषा का विरोध नहीं था। उसके पीछे भावना यही थी कि राजस्थानी में कौन खेलेगा। अगर एक प्रदेश जिसकी भाषा में ही अगर वहाँ का रंगमंच विकसित नहीं होता है, तो वो वहाँ के समाज के साथ भी अन्याय है। और अच्छी बात ये रही कि मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि भाई आप में से कई लोग ऐसे हैं जो राजस्थानी भाषा से उस रूप में परिचित नहीं है, क्योंकि वो उनके घर में नहीं बोली जाती है। वो बाहर के जो लोग परिवार आए हुए थे वो नाटक करते थे और हम हिंदी नाटक करते थे। तो अगर किसी को लगे कि नहीं, मुझे तो राजस्थानी नाटक नहीं करना है, तो वो छोड़ दे मेरा साथ। लेकिन किसी मित्र ने नहीं छोड़ा और हम सब लोग राजस्थानी में नाटक करना हम लोगों ने प्रारंभ किया। और वो एक सिलसिला ऐसा बना कि फिर मेरी कवि के रूप में जो पहचान है वो पीछे रह गई और एक नाटककार के रूप में ही मेरा प्रमुख स्वर लोगों के सामने आया। जबकि मैं आज भी अपने आप को एक कवि ही मानता हूँ। ये माँ की कृपा है कि एक नाटककार के रूप में मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाया हूँ और पूरे देश में उसी से मेरी पहचान है। लेकिन अगर आप मेरे नाटक पढ़ेंगे तो आपको बार बार लगेगा कि एक कवि जो है वो कुछ रच रहा है। बिल्कुल। आपने देश विदेश में राजस्थानी को और भारत का एक नाम किया है। डॉक्टर अर्जुन देव चारण केवल राजस्थान और भारत का एक नाटककार या साहित्यकार के रूप में विख्यात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है आपने। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान के एक व्यक्ति का एनएसडी में पहुंचना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहना, पूरे देश भर में नाटक करना और साथ ही साथ में जहां जो लोग राजस्थानी नहीं समझते हैं वहां नाटक राजस्थानी में करना, उन्हें नाटक संप्रेषित करना। नाटक में जो एक कला है, जो निर्देशक के रूप में आप उस भाषा से परे अभिनय और रंग मंच के जो अन्य घटक है उनके द्वारा जो उजागर करते हैं, वो अनुभव देखने पर ही होता है। मैं याद करता हूँ यहाँ हमारे आदरणीय लेखक सत्यनारायण जी को, उन्होंने एक संस्मरण लिखा आप पर। उसमें लिखा कि 1974 में आप अभिनेता के रूप में राजस्थानी रंगमंच से जुड़े और 1976 में 2 साल के बाद में आप डायरेक्टर के रूप में जुड़े। और आपके नाटकों को मंचित करना बड़ा कठिन है। साथ ही साथ में जो अनुवाद की बात कर रहे थे, हिंदी की बात कर रहे थे, मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा को जब डॉक्टर अर्जुन देव चारण बोलते हैं जिस ढंग से, जिस अंदाज से, तो ऐसा लगता है कि हम उनको सुनते रहें। उनमें जो माधुर्य है भाषा का वो बहुत जबरदस्त है। और भाषा के सिलसिले में जो अलग अलग मत दिए जाते हैं उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। लेकिन लोक कथाओं पर आधारित जो नाटक की एक पूरे देश में परंपरा रही है, उसमें बोलमारी मछली इत्तो पानी, जो कित्तो पानी, ये जो नाटक आदरणीय विजयदान देथा जी की लोक कथा का एक नया नाट्य रूपांतरण आपने किया, उस अनुभव के बारे में, उस लेखन के बारे में कि किस प्रकार आपने उस समय उस विषय को लेकर इस प्रकार की बात कही। असल में वो कहानी जिसे हम हबीब तनवीर के नाम से जानते हैं, चरणदास चोर, वो एक राजस्थानी लोक कथा है जिसे विजयदान जी ने अपनी बातारी फुलवाड़ी में स्थान दिया। तो मूल तो उसका, अगर उस कथा को हम देखें तो ये है कि उसकी जो वन लाइन बने वो ये कि एक चोर ने निर्णय लिया कि अब मैं सत्य बोलूंगा। अब इस वन लाइनर पे आप कई तरह से नाटक लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी जब हम रचना को, गद्य की
तो उसकी जो एक वन लाइन बनती है, उसको चाहे जैसे फैलाया जा सकता है। तो ये वन लाइन जो कथा है कि चोर ने निर्णय लिया कि मैं आज से सच बोलूंगा, और फिर उसके साथ क्या क्या घटित होता है, और उसमें समाज किस तरह से इन्वॉल्व होता है। क्योंकि अकेले चोर का तो नाटक है नहीं, चोर की भिड़ंत जो होती है बार बार समाज के साथ होती है, और अंततोगत्वा वो चुनौतियां देता हुआ अंतिम चुनौती उसकी राजा है। तो एक साधारण व्यक्ति, आप यूं समझिए कि एक अति साधारण व्यक्ति वो राज सत्ता को चुनौती दे रहा है, भले ही वो चोरी के माध्यम से दे रहा है, लेकिन मूल तत्व तो वहां भी यही है कि वो चुनौती, जो सर्वोच्च संस्था है, उसको चुनौती दी गई है। और उस चुनौती में भी उसका तत्व सत्य की प्रतिष्ठा है। ये उस कहानी की विशेषता है कि वो चुनौती क्या दे रहा है कि सत्य की प्रतिष्ठा की जाए। इसका अर्थ यह है कि समाज में सत्य को उस रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। समाज जिस तरह से अपने आप को संचालित कर रहा है, हम सब ये कहते हैं कि सच बोला जाए, हम सच बोलते हैं, लेकिन सही बात यह है कि जब हम उस चोर के कृत्य को देखते हैं और फिर साधारण मनुष्य को देखते हैं, तो लगता है कि कैसे वो एक सहजता में एक बात को पकड़ लेता है। यानी वो साधु एक गांव में आया है जो बहुत अच्छा व्याख्यान देता है, और गांव के लोग उस साधु के शिष्य बन रहे हैं, और उसी प्रक्रिया में एक दिन चोर को लगता है यार अपन भी बन जाओ। ये सबको एक एक सौगंध दिलवाता है कि भाई कुछ छोड़ो। तो असल में गया तो था एक तरह से उस साधु सत्ता को से हंसी ठट्ठा करने के लिए। तो उसने साधु से कहा कि गुरुजी आप क्या एक बात करते हैं, लो मैं 3 छोड़ देता हूं। अब वो बिल्कुल मजाक कर रहा है। साधु को पता है कि ये चोर है, वहां पे सारे जो गांव वाले बैठे हैं सबको पता है ये चोर है। यानी पूरा समाज उस क्षण में सकते में है कि एक चोर आया और वो कह रहा है मैं 3 सौगंध खाता हूं। और वो बातचीत में ये भी आता है कि भाई देखो ये सब लोग क्या छोड़ रहे हैं, अजीब अजीब चीजें छोड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं बिन ताग नहीं खाऊंगा, कोई कहता है मैं पालक नहीं खाऊंगा, लेकिन बुराइयां तो कोई नहीं छोड़ रहा है। उसी क्रम में वो कहता है कि मैं 3 चीजें छोड़ देता हूं। मैं कभी ये हाथी के होदे पे सोने की अंबाड़ी लगा के उस पे मैं नहीं बैठूंगा। तो जीवन में तो संभव ही नहीं है उसके लिए। तो साधु ने कहा ठीक ठीक। और दूसरा, कहनी मैं दूसरा कभी सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, फिर तीसरा कि नहीं मैं कभी रानी के पलंग पे सोऊंगा नहीं। अब साधु को भी समझ में आ गया कि ये मजाक कर रहा है। वो भी एक तरह से जो साधु सत्ता है वो उसको बहुत हल्के में ले रहा है, चुनौती दे रहा है कि तुम ये जो सब कर रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है, तुम इसी तरह से अपनी शिष्य परंपरा बढ़ाते जाते हो। लेकिन वहां पे साधु उससे कहता है कि बेटा 3 बातें अपने कहने से छोड़ी, एक मेरे कहने से छोड़ दे। छोड़ेगा? उसने कहा छोड़ दूंगा। उसे नहीं पता है कि अब मैं किस चक्रव्यूह में फंसने वाला हूं। और वो गुरु जो है वो उसे कहता है आज के बाद झूठ मत बोलना, सच बोलना। छोड़ेगा झूठ बोलना? अब एक चोर के जीवन में तो उसका आधार ही झूठ है।
और उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया, उसने कहा गुरुजी छोड़ा। अब गुरु उसे रोक रहा है, देख रुक जा एक बार, आसान नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं नहीं अब सुन लिया, बस हो गया। ओ हाथ पानी, आज रे बचे झूठ नहीं बोलू। और उसके बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब तक जो वो झूठ बोलता था और लोग पीटते थे, सच बोल, अब वो सच बोलता है, लोग हाथ जोड़ते हैं। और सच भी वो सिर्फ इतना ही कहता है, मैं चोरी करने आया हूं, और कोई दूसरी बात नहीं कहता। जैसे मंदिर में गया, सब चले गए, अब वो मंदिर में मूर्ति पे गहने हैं। अब पुजारी ने कहा जी कौन, और वो क्रम बढ़ता है और वो राजा तक पहुंचता है, राजा की सत्ता को चुनौती देता है। ये सारी घटनाएं जो उसने मजाक में ली, वो अब उसके सामने प्रकट होती है। वो सब चीजें उसके सामने आती है और वो हर बार कहता है अरे मैंने क्या ये निर्णय ले लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अंत में वो रानी कहती है कि भैया चल मान ली तेरी सब बात, तू तेरे और मेरे बीच ये जो आज बात हुई है कि मैं तुझे राजा बनाना चाहती हूँ, मैं तुझे अपने पलंग पे आमंत्रित कर रही हूँ, तो ये बात किसी को मत कहना, देख मेरी एक छवि है। उसने कहा सर मैंने तो कसम ले रखी है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कल सुबह कहूंगा लोगों से कि आपने मेरे को ये प्रस्ताव दिया है। तो रानी कहती है कि बावले ये क्या कर रहा है, बदल जाएगी, ये पूरी दुनिया बदल जाएगी, मेरी भी और तेरी भी। कि नहीं नहीं मैं तो झूठ तो नहीं बोलूंगा। तो कहा कि तेरे को किसने ऐसी कसम दिलवाई। कि नहीं मेरे गुरु ने। तो कि तेरे गुरु का तू अगर देख ले कृत्य, तब तक रुक सकता है कि हाँ रुक जाऊंगा। रानी ने उस गुरु को बुलाया, उसके सामने वो सारे प्रस्ताव रखे जो चोर के सामने रखे, और गुरु ने सबको मान लिया। और गुरु ने कहा मैं तो वेट कर रहा था, आपने इतने दिन मेरे को कॉल नहीं किया। चोर देख रहा है छुप के। बहुत बढ़िया। और अब गुरु जाता है, रानी बुलाती बोल, जिसने तेरे को कसम दिलाई है वो खुद कैसा है देख, ये सब ढोंग है। चोर कहता है कसम मैंने ली है, गुरु ने नहीं ली है। मैं सत्य बोलूंगा और कुछ भी हो जाए। तो उसने कहा मारा जाएगा कि मर जाऊंगा, मैं सत्य से नहीं डिगूंगा। ये जो हम बच्चों का एक खेल देखते हैं, जिसमें बच्चे घेरा बना के, एक बच्चा बीच में होता है और वो कहता है मैं इस रास्ते से जाऊंगा, वो कहते हैं इससे मारूंगा, बिल्कुल बोल बिल्कुल। मारी मछली कितो पानी, इन मारक जाऊंगा, यूं कहने मारूंगा, वो जो बच्चों का खेल है, उसको मैंने प्रतीक के रूप में लिया। कैसे खेल खेल में हम एक ऐसी बात को पकड़ लेते हैं जिससे जीवन भर फिर जुड़े रहते हैं और उसके लिए प्राण देने को आतुर रहते हैं। ये लोक की ताकत है जो उस नाटक में बहुत सशक्त रूप से इस बोल मारी मछली तो पानी को एक बहुत बड़े विशद रूपक में और बहुत बड़े प्रश्नों से जोड़ती है। जी सत्ता जी का, व्यक्ति का अंतर्द्वंद और जो वर्तमान समाज है उनका यहाँ बहुत व्यंजनापूर्ण अर्थ निकलता है। न केवल उस नाटक में बल्कि जब आप मंचित करते हैं, मैंने ये मंचन देखने का मुझे सौभाग्य मिला है बीकानेर में। इसके साथ ही एक नाटककार के रूप में आपका नाटक बुलमारी मछली कितो पानी से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध नाटक को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। साथ ही साथ धर्मयुद्ध को केंद्रीय साहित्य अकादमी का मुख्य पुरस्कार मिला। धर्मयुद्ध का हिंदी में अनुवाद जो है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। यहाँ एक मेरा छोटा सा सवाल ये है कि आप नाटकों में जो गीत संगीत का प्रयोग करते हैं वो राजस्थानी में है, और उस राजस्थानी का जो अनुवाद गीत का करना बड़ा मुश्किल है। आपका आगे के नाटक की यात्रा में हम देखते हैं नाटक बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट में भी है, उसमें भी आपने गीतों को अनुवाद के बिना रखा है। तो निश्चित रूप से राजस्थानी की जो ये महक है, सुगंध है, वो राजस्थानी में ही संभव है। जाहिर है राजस्थानी का संवाद, वहाँ का जो लोक जीवन है, जो आप जिस ढंग से दृश्य को प्रस्तुत करते हैं मंच पर, वो देखने, सुनने और जानने और अनुभूत करने की चीज है। लेकिन इस बीच में
सवाल ये है कि जो हिंदी के दर्शक हैं वो पूरे नाटक को समझते हैं। राजस्थानी का जो गीत है वो चुनौतीपूर्ण रहता है अनुवाद करना। कविता का भी अनुवाद बहुत सारे लोग मानते नहीं कर सकते हैं, मैंने भी प्रयास किया कविता का अनुवाद करने के लिए। तो ये जो नाटक में गीतों को आप वैसी ही रख छोड़ देते हैं, अनुवाद नहीं करते हैं, उसके पीछे आपका कोई लेखकीय निर्देशकीय व्यक्तित्व के विषय में आप बताएं कुछ। असल में जो गीत है वो पहली बात तो वो अलग अलग छंदों में है, तो ठीक उसी तरह का छंद एक दूसरी भाषा में मिले ये आवश्यक नहीं है, और उसकी जो महक है वो उस छंद से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं स्वयं निर्देशक हूँ इसलिए मैं उसी तरह से दृश्य के साथ उन गीतों को रखता हूँ। जहाँ मुझे सूचना देनी है, उस दृश्य को आगे लेके जाना है, और उसके लिए उन गीतों का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए उसको एक दूसरी भाषा में ढालते ही, क्योंकि अनुवाद का प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है। हालांकि हम लोग उसे बहुत सरल मान लेते हैं कि अनुवाद एक बहुत ही सरल है, लेकिन अनुवाद मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल कर्म है। और भारतीय परंपरा में अनुवाद का अर्थ एक अलग स्तर पे है, और पाश्चात्य परंपरा में अनुवाद का अर्थ एक अलग स्तर पे हमको दिखाई देता है। क्योंकि कहे गए को पुनः कहना ये अनुवाद माना गया है हमारी परंपरा में। इसलिए हमारी परंपरा में प्राचीन जो टीका भाष्य होते थे वो भी एक तरह से अनुवाद ही होते थे, क्योंकि उसमें उस भाषा को पुनः कहा जाता था। लेकिन जब हम अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन से गुजरते हैं तो जो लैटिन शब्द है ट्रांसलेशियो उससे बना हुआ है, और ट्रांस का मतलब है पार और लेशन का मतलब है ले जाने की क्रिया, पार ले जाने की क्रिया। अब दोनों चीज़ों को साथ रखते हैं तो दो धाराएं भिन्न निकलती है, और उसमें भी एक बड़ा उदाहरण मिलता है। एक लेखक हुआ शेक्सपियर, उसका एक नाटक है मिडसमर नाइट। उसमें उसका एक संवाद है जिसमें वो ट्रांसलेटेड शब्द का यूज करता है, और वो इसलिए करता है कि मनुष्य के धड़ पर गधे का सिर लगा दिया, और उसके लिए वो शब्द लाता है ट्रांसलेटेड। ये जो अंतरण है, रूप का अंतरण, रूपांतरण जो है, उसके अर्थ में वो उसे ट्रांसलेशन को वहां प्रयुक्त करता है। तो हमारी भारतीय परंपरा में जब हम उसको देखते हैं तो ये सिर लगाने की एक अद्भुत कथा मिलती है बेताल पचीसी में, कि दो मित्र हैं और उनकी पत्नी है, और एक यात्रा में जाते हैं, और एक मित्र अपनी जान दे देता है, गला काट, अपना सिर काट देता है। दूसरा मित्र जब वहां पहुंचता है मंदिर में तो देखता है कि वो मित्र तो अपना सिर काट के मर गया, तो वो भी अपना सिर काट देता है कि मेरे ऊपर ये आएगा इल्जाम। और कुछ देर बाद जब उनकी पत्नी, एक मित्र की पत्नी पहुंचती है कि दोनों आए नहीं, क्या हो गया, कहाँ बैठ गए, तो दोनों मरे हुए हैं। तो उसको लगता है ये मेरे पे आएगा कि इसके कारण से दोनों लड़के मर गए। तो वो अपना गला काटने के लिए तैयार होती है, तो वो देवी जाग जाती है, और देवी उसे कहती है कि मर मत। तो उसने कहा नहीं, मरना पड़ेगा, अन्यथा जीने नहीं देगा समाज। तो देवी ने कहा चल इनको जीवित कर दे, जल्दी से इनके सिर लगा दे, मैं इनको जीवित कर देती हूँ। और वो गलत सिर लगा देती है। ये जो अनुवाद है ये सही सिर लगाने की प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। उस कहानी में ये संकेत छुपा हुआ है कि उसने जानबूझ के सिर की अदला बदली की। हम जब अनुवाद में जाते हैं तो
सही सिर लगना चाहिए, ये आवश्यक है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। और यदि सिर सही लग जाता है, जिन्हें आपे कहा ठीक बैठ गयो, वहां तो हवड़ बैठा होनो है, तो वो रचना पुनर्जीवित होती है अनुवाद में। तो वो तभी संभव है जब भाव का अनुवाद हो, शब्द का नहीं। क्योंकि जो दो धाराएं चलती है अनुवाद में, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं शब्द से अनुवाद तो शब्द का अनुवाद होगा। तो ऐसे अनुवादों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, मीनिंग कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। और भाव को जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, ये वो रचना नहीं है जो उस भाषा में है। यही चुनौती है अनुवादक के सामने कि वो उस परिवेश को पुनर्रचे जिस परिवेश में वो अनुवाद कर रहा है, और वो रचना मौलिक जैसी लगे। बिल्कुल। इसलिए राजस्थान जब, हाँ बोलो। बिल्कुल, राजस्थानी में अनुवाद के लिए अनुसृजन जो नाम है वो संभवतः इसी कारण से है कि जो सृजित है उसको फिर से सृजित करना। एक अनुवादक जो है उस भाषा के रचनाकार के भीतर उस अनुभूतियों को अनुभूत करके अपनी भाषा में एक रचनाकार के रूप में उनको रचता है। वो जो संस्कृत परंपरा में अनुवाद का अर्थ है कहे गए को पुनः कहना, उसी को हमने अनुसृजन कहा है, रचे गए को पुनः रचना। ये उसी अर्थ में उसको लिया गया, लेकिन एक जटिल काम है, क्योंकि पुनः रचने में बहुत सी चीजें छूट जाती है, बहुत सी चीजें नहीं जुड़ती। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये अनुवादक ने क्या किया, उसका तो मूल जो है, उसका जो सार है वो भी उस रचना में आपको देखने को नहीं मिलता। तो जैसे जो, अगर हम इसको और सरलता से समझें कि कबीर का एक पद है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। एक तो अनुवाद का रूप है ये, एज इट इज आपने उसको रख दिया और आपने कहा नहीं देखिए साहब, मैंने इसको कहीं भी खराब नहीं किया है, जैसी थी वैसी मैंने वापस सौंप दी है। एक दूसरा है जो मीरा का पद है, मोहे अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया। अब आप जैसे ही उसे अपने ही रंग में रंगने की प्रक्रिया में जाते हैं, तब आपके सामने चुनौती है कि आप उस रचना के साथ कैसे अपना रिश्ता बनाते हैं। और आप जब रचनाकार अपना रिश्ता बना रहा है तो मूलतः वो जिस भाषा का है उस भाषा में रिश्ता बना रहा है। तो उस भाषा की जो पूरी सुगंध है वो उस अनुवाद में आनी चाहिए। और जब हम छंदबद्ध कविताएं करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने अपने नाटकों में कविताओं को, गीतों को, खासतौर से कविताएं नहीं, कविता तो मुक्त छंद में होती है तो हम अनुवाद कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द जा सकते हैं। हालांकि ऐसे भी नाटक हैं कि जो हमको लगता है कि नहीं इसका अनुवाद मुश्किल है। अब उसको या तो कोई बहुत, अनुवाद असल में भाषा से भी ज्यादा संस्कृति का होता है। जब तक आप उसकी संस्कृति से परिचित नहीं है उस भाषा की, तब तक आप अनुवाद में नहीं जा सकते। आप किसी को लगे कि नहीं साहब मैं हिंदी से परिचित हूं, लेकिन अगर वो हिंदी की संस्कृति से परिचित नहीं है, क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है वो एक संस्कृति को लेकर खड़ी है। और आप जब किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उसके पीछे पूरा एक परिवेश है, जो एक सांस्कृतिक परिवेश है, जो संप्रेषित होता है अपने पाठक तक या अपने श्रोता तक। ठीक उसी दूसरी भाषा में जिसमें अनुवाद किया जा रहा है, अगर वो उस तरह से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होकर संप्रेषित होता है तो अच्छा अनुवाद माना जाता है। लेकिन गीत में कोशिश की, संभव नहीं लगा, तो लगा कि नहीं इसको एज इट इज रखते हैं, वो कम्युनिकेट हो रहा है ऑडियंस में कलाकारों के माध्यम से। जी, आपको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घर तो एक नाम है भरोसे रो, उससे पहले रिंद्रोई की कविताएं थी।
इसी संदर्भ में एक प्रसंग मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने इसको साझा भी किया है कि नाटक को देखने के लिए आपकी माताजी आती थी, और वो जब आप नाटक नहीं करते थे तो कहती थी कि बहुत दिन हो गए नाटक नहीं किया। आपके पिताजी और माताजी का आपको नाटक करने में बहुत समर्थन रहा, बहुत प्रोत्साहन रहा। एक बात यहाँ ये आती है हमारे सामने कि जो नाटक है आपने आरंभ में किया और उसके बाद नाटक में आपने खूब काम किया, बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई, बहुत सारे मंचन हुए, देश विदेश में बहुत सारे मंचन हुए। तो अपने जो आरंभिक नाटकों में जो आपने दर्शकों को जीता, और साथ में ये जो आपकी जो पुरानी जो फीलिंग्स है उसको एक बार फिर से साझा करें कि आप जाहिर है एक कवि के जीवन में उसके माता पिता की फीलिंग्स बहुत होती है, वो उनकी कमी महसूस करते हैं। आपकी ये बात मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ कि कविता जो आपने लिखी उसमें भी एक स्त्री की पीड़ा है, और उसमें सीधा सीधा पर्सनल जैसे कोई संवाद हो। माँ को लेकर आपने जो कविताएं लिखी है वो बहुत अद्भुत तरह की है। राजस्थानी में ऐसी रचनाएं पहली बार हुई है। इस प्रकार के जो संस्मरण है रचना प्रक्रिया के साथ में आपसे कुछ जानने की इच्छा है। असल में मेरा पूरा जीवन ही मेरे माता पिता का ऋणी है। अनुष्ठानिक अर्थ में नहीं, मेरे इस जीवन को जैसा मैं आज बन पाया हूँ उसमें मेरे माँ का बहुत बड़ा योगदान है, और उस उसको समर्थन मेरे पिता ने पूरा दिया। मेरी माँ ने मेरे लिए मेरे पिता से जो भी मांगा उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। इसलिए मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसा हूँ, उसमें मेरी चेतना को बनाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, और उसको जो आधार दिया वो मेरे पिता का रोल है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे पूरी छूट दी कि मैं जो चाहे करूं। हालांकि उनकी छूट में मेरे लिए एक जवाबदारी तय थी, और मुझे उसका कठोरता से पालन करना था। और ये जवाबदारी उन्होंने तय नहीं की, उन्होंने जो छूट मुझे दी उसके तहत मैंने उस जवाबदारी को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऐसा न हो कि मेरी माँ को या मेरे पिता को किसी क्षण ऐसा लगे कि बेटा छूट देने का अर्थ ये नहीं होता है। तो मैं बहुत निर्मम होकर, मैं आज भी ये मित्रों से भी कई बार कहता हूं कि मैं और किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने प्रति बहुत निर्मम हूं। मैं दूसरे से अपेक्षा नहीं करता कि आप ऐसा कर लीजिए, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। ये जो मैं ये नहीं करूंगा, ये जो एक तरह की जिद की प्रवृत्ति है, आप ये समझिए ये मुझे अपनी माँ से मिली है। गलत नहीं करना है तो नहीं करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी बलिदान करना पड़े। क्योंकि ये कहने में बहुत आसान है, मैं जानता हूं, मेरे सामने ऐसे संकट बहुत आए हैं कि जब मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। दूसरे को जब हम कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए तो कई बार रिश्ते कटु हो जाते हैं। लेकिन हम अगर ये कहें कि नहीं, मैं आपसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप करते हैं, आप, क्योंकि उसका निर्णय तो आप ही को करना है। ये जो एक रचनाकार के रूप में उसने, इस बात ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि एक रचनाकार जो रचता है, जो लिखता है, क्या उसके जीवन में वो उसका अनुसरण करता है? और मैं ये मानता हूं कि ऐसा करना चाहिए। अगर रचनाकार ये कहता है कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए तो फिर उसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं समाज के लिए एक पैमाना बनाऊं और अपने आप को उससे बाहर रख के देखूं, जो एक बहुत लंबी बहस चली
साहित्य में कि आप रचनाकार से वो अपेक्षा मत कीजिए कि वो जो रच रहा है वैसा ही वो अपने जीवन में भी करे। लेकिन फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि फिर आप जब अपने ऊपर ही उसको लागू नहीं कर पाते तो आप समाज से कैसे अपेक्षा करते हैं? आपको तो नहीं करना चाहिए, फिर समाज को भी कहना चाहिए आपकी छूट है, मर्जी है, आप जो करें। इसलिए रचनाकार के रूप में मैं ये बड़ी भूमिका मानता हूँ रचनाकार की, और मैं कोशिश करता हूँ और अपने मित्रों के सामने भी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इसे प्रतिष्ठित करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश ये भी रहती है कि उन तक भी उसका कुछ सुगंध जाए कि नहीं, ऐसा एक रचनाकार को नहीं करना चाहिए। तो माता पिता का मुझे पूरा, जिसे राजस्थानी में कहते हैं गाडारो भराव हित, और मतलब ऐसे छत्तर छियां जिसे कहते हैं, मेरी माँ और मेरे पिता ने मेरे पे बहुत बनाई। और आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी माँ मेरे ऊपर हाथ दिए खड़ी है। एक नाटककार के रूप में जब आप नाटक लिखते हैं तो आपके भीतर नाटककार होता है, लेकिन जब निर्देशक के रूप में आप कार्य करते हैं तो उस नाटककार के कुछ अंशों को, कुछ चीज़ों को आप अपने ढंग से ठीक करते हैं। यही बात हम आलोचक के रूप में देखते हैं कि जब एक सृजन है, जो कविता है, कहानी पर आपकी किताब आई, कहानी परंपरा विकास को लेकर आपने पूरी राजस्थानी आधुनिक कहानी को व्याख्यायित किया, इसी प्रकार कविता की आई, तो ये जो आपने निर्मम होने की बात कही वो निश्चित रूप से वहाँ दिखाई देती है। लेकिन एक नाटककार के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक कवि के रूप में, ये जो विभिन्न रूप है, इन रूपों को किस प्रकार से एक व्यक्ति मन समायोजित कर सकता है, ये निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काम है कि आप आलोचक के रूप में कार्य कर रहे हैं, कवि के रूप में कार्य कर रहे हैं, नाटककार के रूप में, निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी संस्थाओं के बहुत बड़े अध्यक्ष पदों पर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे मित्रों का भी आग्रह होता है, कुछ मानसिक दबाव भी रहते हैं। तो इन सब के बीच में किस प्रकार आप स्वयं को अनुकूल बनाते हुए निरंतर कार्य करते रहते हैं? एक निर्देशक के रूप में जब मैं काम करता हूं तो अपनी भूमिका एकदम से बदल देता हूं। मैं जब लेखक होता हूं तो मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि इस नाटक को निर्देशक कैसे करेगा। मैं उसके फ्लो में उसको लिखता हूं। कैरेक्टर जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं उसी तरह से ये वो रचना आगे बढ़ती है। लेकिन मैं जब निर्देशक बनता हूं तब मेरी प्राथमिकता ये होती है कि दृश्य कैसे जाएगा। और वहां मैं कई बार मेरा ही लिखा, जो बहुत अच्छा होता है लिखा हुआ, और मेरे जो साथ काम करते हैं लोग और जो उस करेक्टर को कर रहे होते हैं उनको लगता है बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है, संवाद है, और मैं कहता हूँ इसे काट दो, बस हाँ इतना ही करो। अब वो एक्टर जो कहता है सर बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है सर, सर ये करेक्टर को खड़ा करता है, नहीं नहीं बेटा जरूरत नहीं है, बस इतना ही बोलो हाँ, क्योंकि उतने भर से दृश्य संप्रेषित हो रहा है। जब निर्देशक काम करता है, ये झगड़ा है एक नाटककार और निर्देशक का, ये झगड़ा बहुत पुराना है। निर्देशक को लगता है कि मैं नाटक को तैयार करता हूं, और वो अक्सर ऐसा करता है कि एक तरह से अवज्ञा लेखक की करते हुए कि इसको क्या लिखना आता है। और मुझे आज भी याद है कि एक राष्ट्रीय संगोष्ठी थी नाटक पे, और जिसमें जो निर्देशक थे वो ये बार बार कह रहे थे कि जो नाटककार है उसे स्टेज की समझ नहीं है, स्पेस की समझ नहीं है। तो मैंने वहां खड़े होकर कहा कि भाई अब एक प्रति प्रश्न खड़ा होता है। आप जब ये कहते हैं कि ये जो थिएटर है ये एक तकनीकी, एक अनुशासन है,
तो आप ये भी स्वीकार करें कि साहित्य भी एक अनुशासन है। और अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि राइटर को स्पेस की समझ नहीं है, आपको साहित्य की समझ है क्या? क्योंकि उसको खेलने के लिए साहित्य की समझ अनिवार्य है। वो सिर्फ 2 और 2 4 में घटित नहीं होता है। इसलिए एक अच्छा निर्देशक बनने के लिए पहली शर्त है कि उसे साहित्य की समझ हो। और आप जो भी देखेंगे कि जो अच्छे निर्देशक रहे हैं हमारी भारतीय परंपरा में, वो सब वो लोग हैं जो स्वयं कहीं ना कहीं साहित्य से गहरे जुड़े हुए हैं। इसी वजह से उनका वो पक्ष जो है वो उभर के आता है, क्योंकि वो शब्द की सत्ता को सम्मान देते हैं। भाई दृश्य जो लेखक ने, मेरा ऐसा मानना है कि नाटककार करता क्या है, वो दृश्य को शब्दों के बीच में छुपाता है। अभिनेता को उस दृश्य को प्रस्तुत करना है और निर्देशक उस दृश्य को खोलने में अभिनेता की मदद करता है। अन्यथा निर्देशक का कोई काम नहीं है, वो सीधा सीधा नाटककार और एक्टर के बीच का मामला है और उसके बाद वो ऑडियंस का हो जाता है। लेकिन ये जो शब्दों के बीच में जिसे दृश्य को बांधा गया, उसे पुनः प्रकट करना है। लेखक ने अपने उपकरण काम में लिए, यानी शब्द। अभिनेता अपना उपकरण काम में लेगा, यानी शरीर। वो उस शरीर के माध्यम से उन शब्दों में जिस दृश्य को बांधा है उसको प्रस्तुत करता है। और उसमें अगर कहीं बाधा आ रही है, निर्देशक को या अभिनेता को लगे कि सर ये संप्रेषण में समस्या आ रही है, तो वो उसको ठीक करे। और उसमें किसी भी नाटककार को ऐतराज नहीं होगा कि नहीं इसको ऐसा करिए, ये मैं देखते हुए मुझे भी समझ में आ रहा है कि नहीं इसको इतना करने से हो जाएगा। बस अगर ये हार्मोनी बन जाती है तो ये संकट खत्म हो जाता है, जो अक्सर जिससे हम रूबरू होते हैं कि जैसे हिंदी में तो अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छे नाटक कहाँ हैं। आप हिंदी के किसी भी निर्देशक से पूछेंगे, वो अक्सर ये कहेगा, अरे नाटक अच्छे कहाँ हैं। अब एक तरफ आप अगर कहानियों का रंगमंच कर रहे हो जिसमें नाटक नहीं है, ये बात समझने की है। क्योंकि कहानी का गद्य जो है वो दृश्य का गद्य नहीं है। अन्यथा एक नाटक में और एक कहानी में कोई अंतर नहीं होता। एक आदमी को हम नाटककार क्यों कहते हैं, एक आदमी को कहानीकार क्यों कहते हैं, वो विधागत अंतर है। क्योंकि वर्णन करने में कहानी जिस तरह से करती है, नाटक वैसे नहीं करता। नाटक हर बार बार आपके सामने दृश्य उपस्थित करेगा। तो अगर आप कहानी को, जो वर्णन है, उसको अगर नाट्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर एक नाटककार ने लिखा है, उसकी चुनौती स्वीकार कीजिए ना। बिल्कुल। और चुनौती यही है कि आप उसे प्रस्तुत करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी जो लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है, उसका अपना कोई रंगमंच नहीं है। जो रंगमंच मराठी का, गुजराती का, कन्नड़ का, बंगाली का, मणिपुरी का, असमी का, उनका जो अपना रंगमंच है, और समाज जिस तरह से अपने रंगमंच से जुड़ा हुआ है वो नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है, जो मैं मानता हूं, कि आज भी कहने को हिंदी 10 राज्यों की भाषा है, लेकिन उन राज्यों की भाषा हिंदी नहीं है। वहां आज भी वही समृद्ध भाषाएं बोली जाती है जो आजादी से पहले तक बोली जाती थी, जिसे हम अवधी कहते हैं, जिसे हम ब्रज कहते हैं, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली, मगही, वही भाषाएं हैं। इसलिए आज भी जब जैसे हिंदी कविता संप्रेषित नहीं होती है समाज में, उसी तरह से वो नाटक भी उतना ही दूर से निकलता है। क्या कारण है कि रामलीला तो आज भी लोगों के मन तक पहुंच जाती है,
लेकिन एक आधुनिक नाटक नहीं पहुंच पाता। तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन भाषा से है। और भाषा में जो एक सांस्कृतिक जो सबलता है, वो जिस तरह से उसको रचती है, वो वही जिसे अब इन लोगों ने एक नया शब्द लोक भाषा दे दिया, ये लोक भाषाएं हैं। जी। तो वो उस तरह से ये सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भाषा के सवाल पर ही आते हैं वापस से। समय भी हो रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूँ 2021 में जो आपके दो कविता संग्रह आए हैं, आप कठी कानी हो और कबाड़ होती जूण, ये दोनों ही आपके कविता के विकास को, मोड़ को प्रकट करने वाले हैं। मैं यहाँ भाषा की बात करते हुए कबाड़ होती जून की कविताओं पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि उसमें भाषा को लेकर आपने बहुत सुंदर कविताएं लिखी है। एक समय था जब हमारे राजस्थानी के आदरणीय कवि कन्हैयालाल सेठिया ने कहा राजस्थानी भाषा के आंदोलन के लिए माइड्रो हेलो, राजस्थानी बोलता जिनने आवे लाज वाली जो बात उन्होंने कही थी, वही बात आप एक नए ढंग से फ्री वर्स कविता के रूप में कबाड़ होती जून में कहते हैं। व्यक्ति के समाज में यांत्रिक हो जाने की जो पीड़ा है, इस नए समाज में इस बात को बहुत गहराई से ये राजस्थानी कविताएं बहुत आधुनिक रूप से उठाती है। तो निश्चित रूप से भाषा के सवाल में यहाँ सरकारी स्तर पर भाषा का जो प्रस्ताव है वो चला गया है, अभी मान्यता नहीं मिली है, वो सारा प्रकरण सबको विदित है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक राजस्थानी साहित्य के प्रख्यात लेखक के रूप में, राजस्थानी के समर्थक के रूप में अंतिम सवाल के रूप में ये जानना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि राजस्थानी को लेकर ये संशय किया जाता है कि डींगड़ अलग भाषा है, राजस्थानी अलग भाषा है, राजस्थानी अलग अलग बोलियों का समूह है, राजस्थानी देवनागरी में लिखी जाती है। बेशक हिंदी की अलावा भी बहुत सारी भारत की ऐसी भाषाएं जिनकी लिपि देवनागरी है। और एक लेखक के रूप में आपने ये जो भाषा की पीड़ा है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कविता का माध्यम लिया, और कबाड़ होती जून में आरंभ में ऐसी कविताएं हैं। आपकी जो गांधी जी को लेकर कविताएं हैं, आप कठी कहानियों, वो भी बहुत अलग प्रकार की कविताएं, राजस्थानी कविता में नई स्थापनाएं ये कविताएं करती है। तो भाषा के प्रकरण के साथ में आप अपनी कविता के ये बदलाव को प्रकट करते हुए इस विषय में अपनी बात कहें। राजस्थानी भाषा इस आयोजन में मेरा संकट ये है कि मुझे उस भाषा में बात करनी है जो भाषा में अपने व्यवहार में नहीं काम में लेता। मैं हिंदी में नहीं बोलता। मैं राजस्थान से बाहर होता हूँ, तब मुझे पता है कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो मेरी भाषा नहीं समझते, इसलिए मैं हिंदी या अंग्रेजी में उनसे बात करता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा तय कर रखा है कि मैं राजस्थान में नहीं बोलूँगा हिंदी में, क्योंकि राजस्थान में मैं अगर हिंदी में बोलूँगा तो राजस्थानी में कौन बोलेगा। और ऐसे कई ये जो माध्यम होते हैं जिनमें हमारे सामने ये संकट उपस्थित होता है कि नहीं साहब, ये तो इस कार्यक्रम का स्वरूप ही ऐसा बनाया गया है कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। राजस्थान में किन ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है? राजस्थान में जो भी व्यक्ति है वो राजस्थानी जानता है। और भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा के सामने अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी बौनी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं राजस्थानी के समस्त जो हिमायती है, जो राजस्थानी आंदोलन को 75 सालों से जीवित रख रहे हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, मैं उन सब मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उदाहरण जो अब तक हम कूले माला कहा और इन ग्रंथों के माध्यम से जानते थे, संस्कृत का एक प्राचीन ग्रंथ है, और जो संस्कृत बल्कि भारतीय नाट्य परंपरा का आधार ग्रंथ है, जिसे नाट्य शास्त्र कहते हैं।
उस नाट्य शास्त्र में तत्कालीन भाषाओं पे एक प्रकरण है और उसमें ये रेफरेंस आता है कि अरावली पर्वत के नीचे जो भाषा बोली जाती है वो ओकारांत बहुल भाषा है। आज जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं वो ओकारांत बहुल भाषा है। ये उसका प्राचीनतम उदाहरण हमको 2500 साल पहले मिलता है। वहां हिंदी का उदाहरण नहीं है। हिंदी तो एक राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए उत्पन्न की गई भाषा, कृत्रिम भाषा है। और ये कृत्रिम भाषा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि हिंदी एक कृत्रिम भाषा है। और एक राष्ट्र के प्रेम में हम सब डूबकर अपनी भाषा से दूर हटे कि चलो इससे अगर एक आजादी का आंदोलन सक्रिय होता है, जो उसके पीछे की धारणा थी वो यही थी कि नहीं नहीं एक आंदोलन है और उसको राष्ट्रीय स्वरूप देना है तो कोई एक ऐसी भाषा बनाई जाए। और उसको तत्कालीन जो खड़ी बोली थी, जो मेरठ और दिल्ली के इर्द गिर्द बोली जाती थी, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी कहा, जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों शामिल थी। लेकिन देश आजाद हुआ और उसके बाद जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और जब भाषा की नीति बनने लगी तो वो सारी चीजें तो अब आर्काइव्स का हिस्सा है कि कहाँ भाषा को लेकर किस तरह की बहसें हुई और कैसे हिंदुस्तानी हिंदी में बदल गई और फिर हिंदी को भी उन्होंने अधिक से अधिक संस्कृतनिष्ठ करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो ये भाषा बनाई गई भाषा है। आज भी समाज में ये भाषा बोली नहीं जाती। भले ही हम कहने के लिए कहते हैं कि हिंदी का एक मानक स्वरूप है और हमारे सामने वो प्रश्न यही रखते हैं कि राजस्थानी का कोई मानक स्वरूप नहीं है। जो चीज हमारी ताकत है, अलग अलग तरह से बोला जाना, क्योंकि हिंदी जब अपने आप को वृहत रूप में प्रस्तुत करती है तो वो कहती है कि ये 42 हमारी उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, जिसमें राजस्थानी की ये 7 भाषाएं शामिल है। तो वहां तो वो उसे कहती है कि ये एक समुच्चय है। लेकिन हम जब उन 7 को अलग करके कहते हैं कि नहीं ये 7 एक राजस्थानी भाषा है, तो वो कहते हैं कि कौन सी राजस्थानी, इसमें तो बहुत भेद है। तो फिर हिंदी में जाते वक्त क्या वो भेद नहीं रहता है क्या? क्या हिंदी में जब समुच्चय आता है तो वो एक में हो जाता है? हम सब जानते हैं कि ये राजनीति है और हमारे जो लोग हैं जो अलग अलग अंचलों में सक्रिय है, उनके सामने इस तरह के सवाल उछाल दिए जाते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ नहीं 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 ये तो बहुत बड़ा संकट है। जैसे यही बड़ा संकट है कि राजस्थानी की तो सर कोई लिपि नहीं है। मुझे एक बार एक महिला ने, मैं किसी उत्सव में गया हुआ था, ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, तो एक महिला ने कहा कि सर आप राजस्थानी की बात करते हैं, राजस्थानी की तो अपनी लिपि भी नहीं है सर। मैंने कहा बेटा हिंदी की है क्या? तो कहा सर हिंदी तो देवनागरी में कहां से आई? जो भाषा अस्तित्व में ही नहीं थी उसकी लिपि कहां से आ गई? ये तो संस्कृत की है और वही लिपि राजस्थानी की है, वही लिपि मराठी की है, वही कोंकणी की है। तो उसने कहा सर ऐसा है क्या? मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो भाषा शास्त्री कह रहे हैं। लेकिन हिंदी वाले उसे इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वो उनकी बपौती है कि देवनागरी। सर राजस्थानी में तो अपनी लिपि नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? खड़ी बोली किसमें लिखी जाती थी? वो देवनागरी थी। परंपरा से जितनी भी भाषाएं संस्कृत के बाद में बनी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और ये सारी जो तत्कालीन हमारी भारतीय भाषाएं हैं, तो लिपि तो देवनागरी चल रही है ना। राजस्थानी की लिपि भी वही देवनागरी है, लेकिन
प्रस्तुत ऐसे किया जाता है कि जैसे राजस्थानी की तो अपनी कोई लिपि भी नहीं है, और ये देवनागरी लिपि तो हिंदी से उधार ली गई है, जबकि हिंदी ने स्वयं उसको संस्कृत से लिया है। अब हर आदमी तो भाषा को इस तरह से जानने वाला नहीं होता है, और जो भी भाषा से प्यार करता है वो जरूरी नहीं है कि वो भाषा का विशेषज्ञ हो। लेकिन राजस्थानी बोलने वाले को ये जानना चाहिए कि उसकी जो बोलने की विविधता है, वो जो हाड़ौती, वागड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, मालवी, नहीं, ये अलग अलग जो मेवाती भाषाएं हैं, वो हमारी ताकत है कि एक भाषा में इतनी तरह से शब्द को बोला लिखा जा सकता है। ये ताकत है, ये कमजोरी नहीं है। हमें ये बार बार एहसास करवाया जाता है कि ये आपकी कमजोरी है। अगर ये हमारी कमजोरी है तो ये जो हिंदी अपने आप को 42 बोलियों का समुच्चय कहती है, वो उसकी पहले है, क्योंकि उसने उसी तरह से अपने आप को वृहत बनाया है। अगर भोजपुरी में जैसे लिखा जाता है, बोला जाता है, आज भी वैसे ही बोला जाता है, अवधी में आज भी वैसे ही बोला जाता है। ये हिंदी का मानक स्वरूप तो पुस्तकों तक है, हम जीवन में भी वैसा नहीं बोलते। अगर हम अपने हिंदी बोलने वाले राजनेताओं को ही देख लें, जो कहते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने के कैसे भेद है। राजस्थानी कम से कम ये तो कहता है कि मैं राजस्थानी में बोलता हूं। मैंने तो एक बार अपने मित्रों से कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 42 बोलियों में राजस्थानी भी है, तो मुझे मान लीजिए मैं हिंदी का लेखक हूं। मैं कह रहा हूं मेरे सारे नाटक हिंदी के नाटक हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो एक अलग भाषा है। तो फिर उस भाषा को मान लीजिए। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कि आप मेरी भाषा को अलग भी करते हैं और उस भाषा को अपने साथ इसलिए मिलाए रखना चाहते हैं ताकि आपका संख्या बल दिखे। संकट अब तो संख्या बल का है ना, कि भोजपुरी और राजस्थानी अगर अलग होती है तो हिंदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है। तो ये जो हिंदी अपने आप को बार बार प्रस्तावित करती है कि हम इतने करोड़ लोगों की भाषा है, उस पर संकट आता है। तो हमारा गला आप क्यों दबा रहे हो? हमें बोलने की छूट तो मिलनी चाहिए ना। इसलिए राजस्थानी का जो आंदोलन है, उसको जब तक हम इस तरह से संचालित नहीं करेंगे कि ये मेरी पहचान है, आप मेरी पहचान को दबाने की कोशिश कर रहे हो। संकट हमारा ये है कि अभी भी हमारा समाज है, वो भाषा के प्रति इस तरह से संवेदनशील है ही नहीं। उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि एक भाषा का नहीं होने का अर्थ क्या है। जैसे हम विकास का एक स्वरूप हमारे समाज में आता है, हम देखते हैं कि हमारे जीवन से कई शब्द हट जाते हैं। जैसे गैस आ गई रसोई में, तो हमारी रसोई से कितने शब्द हट गए। अब भूंगली है ही नहीं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारी रसोई से हट गए, और वो रसोई से जब हटे तो धीरे धीरे हमारे जीवन से हट जाएंगे। तो जिस दिन हम अपनी विकास प्रक्रिया को समझने की उसमें जाएंगे, तो हमको लगेगा कि अचानक से आया है क्या, क्योंकि ये सारे शब्द तो गायब हो गए। उन शब्दों की रक्षा करना भी इस समाज का दायित्व है। जो समाज इन शब्दों को निरस्त कर रहा है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो भी विकास की प्रक्रिया में जो परियोजनाएं बनती है, उनमें इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पानी का नल घर में आता है, कितनी चीजें बदल जाती है, कितने शब्द गायब हो जाते हैं। आज अगर जिस आदमी ने रहट नहीं देखा है, उसको नहीं पता है। उसको आप अगर जो आधुनिक राजस्थानी के कवियों ने, जैसे मेरे पिताजी ने किसानी पे बहुत लिखा है,
अब उनमें से बहुत से शब्द ऐसे हैं कि आज के युवक को लगे कि इसका मीनिंग क्या है। भाषा हमेशा जीवंत बनी रहे, इसका प्रयास समाज को करना चाहिए। उसका उत्तरदायित्व रचनाकारों का है। वो रचनाकार अपनी रचनाओं में उन शब्दों का निरंतर उपयोग करें जो शब्द समाज में प्रचलित है, जो समाज अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिनका उपयोग करता है, और समाज उस भाषा की रक्षा करे जो उसके रचनाकार रच रहे। ये रिश्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक भाषा पे संकट बना रहेगा। बिल्कुल ठीक बात कही। बात कहने और सुनने को बहुत कुछ बाकी है हमारे पास में। उदाहरण दिया जैसे आपने नाट्य शास्त्र का, आपकी बहुत इन दिनों चर्चित कृति पंचम वेद आई है सामने, जिसका प्रेस रावल जी ने एनएसडी में लोकार्पण किया है। उस पर भी बात की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। आपने सत्य प्रकाश जोशी जी पर विनिबंध लिखा है साहित्य अकादमी के लिए। ऐसे अनेक विषय इस बातचीत में रह गए हैं, लेकिन यहाँ जन सरोकार मंच टोंक का ये उद्देश्य रहता है कि एक लेखक के रचना संसार में हम कुछ प्रवेश करें, कुछ दर्शक जो है, श्रोता है, वो और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये मंच जो है हिंदी में होने के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लेखक इस मंच पर आए हैं। बहुत सारे लेखकों ने अपनी बात कही है, रचनाओं की प्रस्तुति की है। मैं आज की इस बातचीत के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण का जन सरोकार मंच टोंक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आगे कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो हम व्यक्तित्व उनकी जो कृतियां हैं अलग अलग उन पर बात करेंगे, क्योंकि एक घंटे की छोटी सी बातचीत में आपके पूरे कृतित्व को, आपके पूरे रचना कर्म को समाहित करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि कुछ पहलुओं को छुआ जाए, कुछ बातें आपसे हुई। मैं एक बार फिर से व्यक्तिगत रूप से और मंच की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार।